अल्फाबेट वर्ड का ओरिजिन हुआ ग्रीक स्क्रिप्ट के फर्स्ट टू लेटर्स अल्फा और बीटा से। हुआ ये था कि इजिप्शियन हायरोग्लिफ में ऑक्स हेड सिंबल होता था, जिसका मतलब था बैल। मतलब बैल के बारे में कुछ भी बताना हो तो वो लोग ऑक्स हेड सिंबल का यूज करते थे। बाद में फिनिशियन स्क्रिप्ट आई, जिसमें ऑक्स हेड को थोड़ा मॉडिफाई करके ये सिंबल बनाया गया, जिसको एलेफ कहा जाता था। एलेफ को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया और वो बन गया ग्रीक अल्फा, जिससे बना इंग्लिश अल्फाबेट ए। इसी तरह फिनिशियन वर्ड बेथ, जिसका मतलब था हाउस, और उसको लिखा जाता था कुछ इस तरह, इस सिंबल के द्वारा। इसको मॉडिफाई किया गया और बन गया ग्रीक लेटर बीटा, जिससे बना इंग्लिश अल्फाबेट बी। आज से 2 लाख साल पहले जब आधुनिक मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति हुई, तब उसको बोलने और लिखने की कला का ज्ञान नहीं था। वो एकदम ब्लैंक था, जैसे कोरा कागज। ABCD अल्फाबेट तो दूर की बात है, उसको ये तक नहीं पता था कि पानी जिसको पीकर वो अपनी प्यास बुझाता है, उस पानी को क्या नाम देना है, क्या कहना है। उसे ये भी नहीं पता था कि जो चीजें वो रोज सुबह शाम अपने सामने देखता है, उन चीजों के क्या नाम है, क्योंकि तब तक लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का विकास ही नहीं हुआ था। आसान से शब्दों में कहें तो लैंग्वेज मतलब बोलकर अपने विचार व्यक्त करना, और स्क्रिप्ट मतलब लिखकर बताना। पीढ़ी दर पीढ़ी 1.5 लाख साल लगे उसे बोलने की क्षमता का विकास करने में, और अगले 50,000 सालों के बाद जाकर लेखन कला का विकास हुआ। आज का हमारा वीडियो उन्हीं पूर्वजों को समर्पित है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्किप किए बिना अंत तक हमारे साथ बने रहें। विकास की इस लंबी यात्रा में मुख्य पड़ाव यानी माइलस्टोन थे एबिलिटी टू स्पीक, केव पेंटिंग्स, पेट्रोग्लिफ, क्यूनीफॉर्म, हायरोग्लिफ्स, प्रोटोसाइनेटिक स्क्रिप्ट, फिनिशियन स्क्रिप्ट, ग्रीक स्क्रिप्ट, इट्रस्कन स्क्रिप्ट, रोमन स्क्रिप्ट और फाइनली इंग्लिश अल्फाबेट्स। बोलने की क्षमता में विकास का एक मुख्य कारण था वोकल ट्रैक का डेवलपमेंट, और इस डेवलपमेंट के पीछे कारण थे स्कल की शेप चेंज होना, लिरिंग्स की पोजीशन और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर चेंज होना, वोकल मेम्ब्रेन का डिसअपीयर होना। होमो सेपियंस से पहले के आदि मानव में लिरिंग्स थोड़ा ऊपर था और उसमें वोकल मेम्ब्रेन होती थी। वोकल मेम्ब्रेन की वजह से आदि मानव को क्लियर स्टेबल साउंड प्रोड्यूस करने में परेशानी होती थी और वो ठीक से बोल नहीं पाता था। विकास के दौरान लाखों सालों के बाद वोकल मेम्ब्रेन गायब हो गई और लिरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया, जिसे डिसेंडेड लिरिंग्स कहा जाता है। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट का एक रिवोल्यूशनरी अडेप्टेशन था। इस अडेप्टेशन की वजह से ह्यूमन वॉइस एकदम क्लियर और रिच हो गई थी। बोलने की क्षमता का विकास तो हो गया था, पर कम्युनिकेशन के लिए तब तक कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी। इसलिए मनुष्य ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सहारा लिया, जिसके अंतर्गत बॉडी गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, शाउटिंग, डांसिंग, इन सब चीजों के माध्यम से वो अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगा। अगला पड़ाव था केव पेंटिंग्स। अभी तक की सबसे पुरानी केव पेंटिंग स्पेन के माल्ट्राविसो केव में मिली है, जो 64,000 साल पुरानी है। ये हाथ पर लाल रंग लगा के गुफा की दीवारों पर छापे गए हैंड स्टेंसिल्स हैं, जो निएंडरथल मैन ने बनाए थे। इसके अलावा स्पेन में ही आर्डेल केव में कुछ ऐसी और हैंड स्टेंसिल पेंटिंग्स मिली हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया के लियांग टेडोंग केव में, जो एक लाइमस्टोन केव है, उसमें 45,000 साल पुरानी पिग की पेंटिंग्स मिली हैं। फ्रांस की शेवेट केव में राइनोसेरोस, लॉयन, लेपर्ड, बियर्स की पेंटिंग मिली है, जो 32,000 साल पुरानी है। सबसे ज्यादा केव पेंटिंग्स फ्रांस और स्पेन में मिली हैं। इसके अलावा पुर्तगाल, इंग्लैंड, इटली, रोमानिया, जर्मनी, रशिया, इंडोनेशिया में भी केव पेंटिंग्स मिली हैं। फ्रांस के लेस्कॉक्स केव में सबसे ज्यादा केव पेंटिंग्स मिली हैं, जिसमें हॉर्स, डियर, बाइसन जैसे कुछ एनिमल्स की पेंटिंग्स हैं। अफ्रीका के बाहर इन देशों में केव पेंटिंग्स का पाया जाना ये प्रूव करता है कि जब तक होमो सेपियंस ने केव पेंटिंग्स बनाना सीखा था, तब वह अफ्रीका से बाहर दुनिया के अलग अलग देशों में माइग्रेट कर चुका था। अगला माइलस्टोन था पेट्रोग्लिफ, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड पेट्रा और ग्लिफी से मिलकर बना है। पेट्रा मीन्स रॉक और ग्लिफी मीन्स कार्विंग। पेट्रोग्लिफ्स गुफाओं के बाहर चट्टानों पर शार्प स्टोन टूल से खुरच के बनाई गई कलाकृतियां हैं, इसलिए इनको रॉक कार्विंग्स कहा जाता है। पेट्रोग्लिफ सबसे ज्यादा संख्या में ऑस्ट्रेलिया के मुरुजुगा बुरुक पेनिनसुला में पाए गए हैं। यहाँ इनकी संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है, जो 40,000 साल पुरानी है। पेट्रोग्लिफ दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में पाई गई हैं, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ के। इनकी एज 10,000 साल से 12,000 साल पुरानी मानी गई है। पेट्रोग्लिफ अफ्रीका, स्कैंडिनेविया, साइबेरिया में ज्यादा पाई गई है। इंडिया में भी पेट्रोग्लिफ्स पाए गए हैं, जैसे कि दराकी चट्टान और भीमबेटका मध्य प्रदेश में, लद्दाख जम्मू कश्मीर, रत्नागिरी महाराष्ट्र, रोहतासगढ़ बिहार और कर्नाटक में। पेट्रोग्लिफ में डेली लाइफ एक्टिविटीज जैसे कि हंटिंग और गैदरिंग को दर्शाया गया है। पेट्रोग्लिफ बनाने के लिए शार्प स्टोन टूल्स जैसे कि छेनी और हथौड़े का प्रयोग किया जाता था। बाद में ब्रश या फिंगर की सहायता से नेचुरल पिगमेंट रेड, येलो, ब्लैक, ब्लू इन रंगों को भरा जाता था। पेट्रोग्लिफ के बाद अगला माइलस्टोन था क्यूनीफॉर्म, और यह बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सबसे पहला राइटिंग सिस्टम क्यूनीफॉर्म को ही माना जाता है। यहीं से लेखन कला के अस्तित्व की शुरुआत होती है। मेसोपोटामिया में सुमेरियन, अकेडियन, बेबीलोनियन, असीरियन, इन सब सिविलाइजेशंस का विकास हुआ था, जिसमें सुमेरियन सिविलाइजेशन में
दुनिया के सबसे पहले राइटिंग सिस्टम क्यूनिफॉर्म का आविष्कार किया। बाद में अन्य सिविलाइजेशंस जैसे कि अकेडियन, बेबीलोनियन, एलामाइट्स, असीरियन, हिटाइट्स, इन सब ने क्यूनिफॉर्म को अडॉप्ट किया और यूज किया। क्यूनिफॉर्म कोई लैंग्वेज नहीं थी, ये एक राइटिंग सिस्टम यानी स्क्रिप्ट था, जिसका प्रयोग अलग अलग लैंग्वेजेस को लिखने के लिए किया जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग लैंग्वेजेस को एक ही स्क्रिप्ट के माध्यम से लिखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आई ड्रिंक वाटर और मैं पानी पीता हूँ, ये दोनों अलग अलग लैंग्वेज के स्टेटमेंट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के, लेकिन हम इनको लिख सकते हैं एक ही स्क्रिप्ट के माध्यम से। कैसे, आइए जान लेते हैं। आई ड्रिंक वाटर और मैं पानी पीता हूँ, ये दोनों सेंटेंसेस एक ही स्क्रिप्ट और एक ही इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करके लिखे गए हैं। तो इसी प्रकार यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के माध्यम से अलग अलग लैंग्वेज को लिखा जाता था। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट उस समय की लिंग्वा फ्रैंका बन चुकी थी। अब आप कहेंगे लिंग्वा फ्रैंका क्या होता है, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। लिंग्वा फ्रैंका मतलब भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले अलग अलग देशों के लोग जब आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किसी एक कॉमन लैंग्वेज या कॉमन स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, तब उसको लिंग्वा फ्रैंका कहा जाता है। जैसे कि वर्तमान में अलग अलग देशों के लोग जिनकी अलग अलग मातृभाषाएं हैं, वो एक ही कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश के माध्यम से आपस में बात कर पाते हैं। तो प्रेजेंट की लिंग्वा फ्रैंका है इंग्लिश लैंग्वेज। Deepen the friendship between India and the United States. यूनिफॉर्म का आविष्कार 3500 BC यानी आज से 5500 साल पहले हुआ था और ये अगले 3500 साल तक प्रयोग में लाई जाती रही। इसका अंत हुआ 75 AD में। यूनिफॉर्म जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना है, क्यूनियस एंड फॉर्मा, जिसका मतलब होता है वेज शेप। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में वेट क्ले टैबलेट्स पर रीड स्टाइलस यानी लेखनी की सहायता से लिखा जाता था, जिसकी वजह से क्ले टैबलेट के ऊपर वेज शेप इंप्रेशन बन जाते थे। उस समय लेखनी बनाने के लिए रीड प्लांट, फ्रैगमाइट्स और स्टाइलिस का प्रयोग किया जाता था। रीड प्लांट एक प्रकार के ग्रास फैमिली पोएसियाई के अंतर्गत आने वाला एक्वेटिक प्लांट था। शुरुआत में यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया गया था। बाद में लिटरेचर, लीगल कोड, रिलीजियस टेक्स्ट और पर्सनल लेटर के लिए भी प्रयोग में लाया गया। यूनिफॉर्म में 1000 कैरेक्टर्स हुआ करते थे, जो बाद में विकास के दौरान 600 के आसपास रह गए थे। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के फेमस एग्जांपल्स की बात की जाए तो एपिक ऑफ गिलगामेश इसमें सबसे ऊपर है, जो 12 क्ले टैबलेट्स पर लिखी गई एक पुरानी कथा है। ये एक सुमेरियन किंग गिलगामेश की कहानी है, जो आधा भगवान आधा इंसान है। आइए एक एक करके इन सबको समझ लेते हैं। सबसे पहले कोडेक्स हम्मुराबी जो है वो 282 कानूनी नियमों का एक रिटन सेट है, जिसे बेबीलोन के राजा हम्मुराबी ने 1750 BC में तैयार कराया था। दूसरे नंबर पे साइरस सिलेंडर 539 BC का यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन है, जो बेबीलोन के राजा साइरस की कहानी है। इसी प्रकार बहिस्तून इंस्क्रिप्शन भी पर्शियन राजा दारियस की विजय गाथाओं के लिखित प्रमाण है। अगला माइलस्टोन था हायरोग्लिफ्स। हायरोग्लिफ जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड हायरो और ग्लिफो को मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है सेक्रेड राइटिंग, मतलब पवित्र लेख, क्योंकि इसे मंदिर की दीवारों पर, टॉम्बस्टोन यानी कब्र के पत्थरों पर और मॉन्यूमेंटल इमारतों पर लिखा जाता था। ये एक इजिप्शियन स्क्रिप्ट थी और इजिप्ट के लोगों ने इसका आविष्कार किया था। इसकी शुरुआत 3100 BC में हुई थी। ये राइटिंग सिस्टम यूनिफॉर्म के समकालीन रहा होगा शायद। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेसोपोटामिया के लोग यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यूज करते थे, उसी समय के आसपास इजिप्ट में हायरोग्लिफ का प्रयोग किया जाता था। हायरोग्लिफ के 3 मेन पार्ट होते थे, लोगोग्राम, फोनोग्राम और डेटरमिनेटिव्स। लोगोग्राम मतलब चित्र के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट को, किसी कॉन्सेप्ट को या किसी पूरे शब्द को बताना। फोनोग्राम उस स्क्रिप्ट के अल्फाबेटिक सिंबल होते थे, जो कि किसी एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट को या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट को समझाने के लिए लिखे जाते थे। डेटरमिनेटिव एक सपोर्टिंग सिंबल होता था, जो कि कंफर्म करता था कि लोगोग्राम और फोनोग्राम के माध्यम से पूरे फ्रेज में क्या कहा गया है। हायरोग्लिफ्स को यूज किया जाता था रिलीजियस टेक्स्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शंस के लिए, मतलब धार्मिक क्रियाओं या प्रशासनिक आदेशों के अनुपालन के लिए इमारतों पर, पेपिरस पेपर, टोम्बस्टोन, कॉफिन्स, स्टैचूज और वेसल्स पर लिखा जाता था। द ममी मूवी आप सभी ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखिएगा। उस मूवी में एक्ट्रेस रेचल वीज एक एंटीक बुक में एक स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए दिखाई गई है, और वो स्क्रिप्ट कुछ और नहीं बल्कि हायरोग्लिफ्स ही थी। 1799 AD में जब नेपोलियन बोनापार्ट की आर्मी ने इजिप्ट में प्रवेश किया, तब एक किले की खुदाई के दौरान उन्हें रोजेटा स्टोन मिला, और यही वो स्टोन है जिसकी वजह से हायरोग्लिफ को डिकोड किया जा सका। रोजेटा स्टोन पर एक ही टेक्स्ट को 3 स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये स्क्रिप्ट है हायरोग्लिफ, डेमोटिक और एंशिएंट ग्रीक। यह स्टोन अब ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखा हुआ है, और इस स्क्रिप्ट को डिकोड करने का श्रेय जाता है थॉमस यंग और जीन फ्रैंकोइस शैम्पोलियन को, जिन्होंने इस रहस्यमयी स्क्रिप्ट को समझने में, डिकोड करने में सफलता हासिल की। थॉमस यंग ने बताया कि हायरोग्लिफ सिर्फ एक सिंबॉलिक स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक साउंड बेस्ड स्क्रिप्ट भी है, क्योंकि इसमें कुछ संकेतों के माध्यम से कॉन्सोनेंटल साउंड को लिखा गया है। उदाहरण के तौर पर इंग्लिश अल्फाबेट में जैसे ब की ध्वनि को बी लेटर के द्वारा लिखा जाता है,
वैसे ही हायरोग्लिफ में भी अलग अलग संकेतों के माध्यम से अलग अलग ध्वनियों को लिखा जाता था। हायरोग्लिफ में कंसेप्चुअल सिंबल के अलावा सिर्फ कॉन्सोनेंटल साउंड यानी व्यंजन के लिए सिंबल होते थे, वोवल यानी स्वर के लिए कोई सिंबल नहीं होता था। अगला पड़ाव था सेमिटिक लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत एफ्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस आती थी, जैसे कि अरेबिक, हिब्रू, अरेमाइक और टिग्रीनिया। 1900 BC में सेमिटिक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक अलग स्क्रिप्ट यूज किया करते थे, जिसे प्रोटोसाइनेटिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। प्रोटोसाइनेटिक स्क्रिप्ट को अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ अल्फाबेट भी माना जाता है। यूं कहिए कि यह फर्स्ट अल्फाबेटिक सिस्टम था जो सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट में हायरोग्लिफ के बाद विकसित हुआ। प्रोटोसाइनेटिक स्क्रिप्ट के इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो इजिप्ट में शरबते अल खदीम और वादी अल होल में मिले हैं। इस स्क्रिप्ट को डिकोड करने का श्रेय एलन गार्डिनर को दिया जाता है, जिन्होंने 1916 AD में इसको समझने में सफलता हासिल की। इस स्क्रिप्ट में 29 कैरेक्टर्स होते थे। प्रोटोसाइनेटिक ने प्रोटोकैनानाइट स्क्रिप्ट को जन्म दिया, जिसमें 27 अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होते थे, जो इजिप्शियन हायरोग्लिफ से लिए गए थे। प्रोटोकैनानाइट्स को फर्स्ट फुल्ली फोनेमिक स्क्रिप्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें हर एक कैरेक्टर एक साउंड के लिए फिक्स होता था और इसके सभी कैरेक्टर्स के अल्फाबेट सिर्फ साउंड को डिनोट करते थे, ना कि किसी ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट को। 1100 BC में फिनिशियन स्क्रिप्ट अस्तित्व में आई, जो प्रोटोकैनानाइट से ही विकसित हुई थी। इसमें सिर्फ 22 कॉन्सोनेंटल अल्फाबेट्स होते थे, जिनको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। इसमें वोवल साउंड वाले अल्फाबेट नहीं थे। फिनिशियन के बाद ग्रीक स्क्रिप्ट का उदय हुआ और यही वो स्क्रिप्ट थी जिसमें पहली बार वोवल साउंड को इंक्लूड किया गया। दरअसल 800 BC में ग्रीक लोगों ने फिनिशिया स्क्रिप्ट को अडॉप्ट किया था और उसमें वोवल्स ऐड करके कंप्लीट अल्फाबेटिक सिस्टम तैयार किया, जिनको ट्रू अल्फाबेट कहा जाता है। ग्रीक अल्फाबेट में टोटल 24 लेटर्स थे। 700 BC में ग्रीक अल्फाबेट से विकास हुआ इट्रस्कन अल्फाबेट्स का, जिसमें 26 लेटर्स थे, लेकिन बाद में चेंज होते होते पहले 23 फिर 20 लेटर्स रह गए। इट्रस्कन अल्फाबेट का विकास इटली में हुआ था और वहीं पर इटली में ही रोमन स्क्रिप्ट का उदय हुआ, जिसको लैटिन स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, जिसमें 26 लेटर्स थे। 700 AD में इंग्लिश अल्फाबेटिक सिस्टम का उदय हुआ रोमन या लैटिन स्क्रिप्ट से, लेकिन एक हाइब्रिड मिक्सचर के रूप में। आइए इसको भी जान लेते हैं। हुआ ये था कि जर्मन आदिवासी लोग, जिन्हें सेक्सन्स कहा जाता था, उन्होंने इंग्लैंड में प्रवेश किया और एंग्लो सेक्शन कहलाए। क्रिश्चियन मिशनरीज जब लैटिन स्क्रिप्ट को इंग्लैंड में लेके आए, तब उनसे ही एंग्लो सेक्शन लोगों ने लैटिन स्क्रिप्ट को अडॉप्ट किया और इस तरह दोनों के मिक्सचर से इंग्लिश अल्फाबेट फाइनलाइज हुए। इसी समय J, W और U लेटर इसमें ऐड करके फाइनली 26 लेटर्स के साथ मॉडर्न इंग्लिश अल्फाबेट्स का विकास हुआ। अल्फाबेट वर्ड का ओरिजिन हुआ ग्रीक स्क्रिप्ट के फर्स्ट 2 लेटर्स अल्फा और बीटा से। हुआ ये था कि इजिप्शियन हायरोग्लिफ में ऑक्स हेड सिंबल होता था, जिसका मतलब था बैल। मतलब बैल के बारे में कुछ भी बताना हो तो वो लोग ऑक्स हेड सिंबल का यूज करते थे। बाद में फिनिशियन स्क्रिप्ट आई, जिसमें ऑक्स हेड को थोड़ा मॉडिफाई करके ये सिंबल बनाया गया, जिसको एलेफ कहा जाता था। एलेफ को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया और वो बन गया ग्रीक अल्फा, जिससे बना इंग्लिश अल्फाबेट ए। इसी तरह फिनिशियन वर्ड बेथ, जिसका मतलब था हाउस, और उसको लिखा जाता था कुछ इस तरह, इस सिंबल के द्वारा। इसको मॉडिफाई किया गया और बन गया ग्रीक लेटर बीटा, जिससे बना इंग्लिश अल्फाबेट बी। इसी तरह बाकी इंग्लिश अल्फाबेट्स भी हायरोग्लिफ और फिनिशियन स्क्रिप्ट्स के कैरेक्टर्स को मॉडिफाई करके बनाए गए थे। दोस्तों, ये थी कहानी केव पेंटिंग से लेके इंग्लिश अल्फाबेट तक की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।